टाइटैनिक का बर्फ के पहाड़ से टकराना अनियोजित घटना थी, जिसने जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचाया और इसी कारण यह जल्दी डूब गया। रात के आपातकालीन समय में सिग्नल भेजने के बावजूद पास के जहाजों ने मदद नहीं की। यह असमंजस और त्रासदी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। टाइटैनिक के डूबने के समय यात्रियों की मानसिकता इस विश्वास पर आधारित थी कि जहाज असिंकेबल है। इसे लेकर कई लोगों ने जीवन रक्षक नौकाओं में चढ़ने से परहेज किया। तीसरी श्रेणी के यात्रियों को भले ही क्रूरता का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ ने मदद भी पाई। यह तथ्य परिस्थितियों की जटिलता को उजागर करता है। टाइटैनिक के डूबने के बाद यह पुष्टि हुई कि जहाज वास्तव में टूट गया था, जो पहले कई बचे हुए लोगों के बयानों से असंगत था। यह घटनाक्रम की सच्चाई को दर्शाता है। टाइटैनिक के डूबने के समय अंधेरा इतना भयानक था कि यात्रियों को सही स्थिति का पता ही नहीं चला। यह स्थिति त्रासदी की भयावहता को दर्शाती है। किंवदंती के अनुसार टाइटैनिक पर एक प्राचीन ममी थी, जिसने कप्तान के मन को प्रभावित किया। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह सच था। टाइटैनिक के डूबने के बाद लोगों ने कई अजीब थ्योरी बनाई, जैसे कि इसे ईटी द्वारा डुबोया गया था। ये थ्योरी मानव जिज्ञासा और रहस्य के प्रति आकर्षण को दर्शाती है। टाइटैनिक में जीवन रक्षक नौकाओं की कमी के कारण सैकड़ों लोगों की जान गई। उस समय के कानूनों ने जहाज की क्षमता के अनुसार लाइफ बोट्स की संख्या निर्धारित की थी। टाइटैनिक के डिजाइन में जलरोधी कक्ष शामिल थे, लेकिन बर्फ के पहाड़ से टकराने के कारण कई कक्ष क्षतिग्रस्त हो गए थे। यह जहाज के डूबने का मुख्य कारण बना। यदि टाइटैनिक ने बर्फ के पहाड़ से सीधे टकराव किया होता, तो यह संभव था कि वह डूबने से बच जाता। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे केवल कुछ जलरोधक कक्ष प्रभावित होते। टाइटैनिक की टक्कर की ताकत अत्यधिक थी, जिससे जहाज के ढांचे को नुकसान पहुंच सकता था। यह टकराव यह साबित करता है कि बर्फ के पहाड़ से टकराना एक गंभीर खतरा है। चार्ल्स ने अपने साथी यात्रियों की मदद करने के लिए न केवल खाना वितरित किया, बल्कि जीवन रक्षक उपकरण भी प्रदान किए। उन्होंने साहसिकता दिखाई। मार्गरेट ब्राउन ने भी संकट के समय में अन्य यात्रियों की मदद की और बाद में बचे लोगों के लिए धन जुटाया। उनकी मेहनत ने कई लोगों की जिंदगी में सुधार लाने में मदद की। जेम्स ब्रूस इसमें, एक व्यवसायी, ने अपनी जान बचाने के लिए अंतिम बोट में कूदने से पहले कई आलोचनाओं का सामना किया। उनकी कहानी इस त्रासदी के बाद के सामाजिक ताने-बाने को उजागर करती है। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने अंतिम चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिससे मदद के लिए भेजे गए सिग्नल व्यर्थ हो गए। यह एक गंभीर गलती थी। टाइटैनिक पर सवार 2224 लोगों में से केवल 1178 को सुरक्षित निकालने के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स थीं। यह संख्या आधे से भी कम थी। टाइटैनिक के निर्माण में एक आग ने धातु को कमजोर कर दिया था, जिससे बर्फ के पहिए के साथ टकराने की संभावना बढ़ गई। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक था। सुरक्षा नौकाओं की कमी के कारण यात्रियों में अराजकता फैल गई, क्योंकि केवल 20 नौकाएं उपलब्ध थीं। इनमें से अधिकांश ने अपनी अधिकतम क्षमता से कम यात्रियों को ले जाने का विकल्प चुना। टाइटैनिक के लिए आपातकालीन संकेत भेजने में देरी हुई, जिससे बचाव में समस्या आई। कई जहाजों ने सहायता के लिए प्रतिक्रिया दी, लेकिन वे बहुत दूर थे। टाइटैनिक के अद्वितीय निर्माण ने इसे असिंकेबल माना, लेकिन यह आपदा के समय में असफल साबित हुआ। इसकी डिजाइन में 16 जलरोधक कक्ष थे, फिर भी यह डूब गया। टाइटैनिक के निर्माण में सुरक्षा मानकों की कमी के कारण यह दुर्घटना हुई। डिजाइन में कई कमजोरियों ने जहाज को बर्फ के पहाड़ से टकराने से नहीं बचाया। टाइटैनिक के बाद अंतर्राष्ट्रीय बर्फ निगरानी संगठन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य समुद्र में बर्फ के टुकड़ों की निगरानी करना और जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करना है। इस त्रासदी ने समुद्री जहाजों में जीवन रक्षक नौकाओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता को भी उजागर किया। अब सभी जहाजों पर पर्याप्त संख्या में जीवन रक्षक नौकाएं होना अनिवार्य है। टाइटैनिक के डूबने की रात ओलंपिक ने मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन समय पर नहीं पहुंच सका। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ब्रिटानिक ने युद्ध के दौरान एक अस्पताल जहाज के रूप में कार्य किया और कई घायल सैनिकों की मदद की। यह जहाज भी दुर्भाग्य का सामना कर गया। वायलेट जेसप, जो तीनों जहाजों पर सवार थी और बच गई, ने अद्वितीय अनुभव साझा किए। उनकी साहसिकता ने उनकी कहानी को और भी रोचक बना दिया। टाइटैनिक पर यात्रा करने वाले यात्रियों के बीच प्रेम कहानियां भी थीं।
एक प्रेम पत्र ने उस समय के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया। डाइवर्स ने कई व्यक्तिगत पत्र भी खोजे हैं, जैसे कि एक माँ का पत्र जो समय की गंभीरता को दर्शाता है। ये पत्र उस समय की भावनाओं को सामने लाते हैं। टाइटैनिक की भव्य सीढ़ी और अन्य कलाकृतियां इसकी विलासिता को प्रदर्शित करती है। ये वस्तुएं उस समय के समृद्ध जीवनशैली की कहानी कहती है। हिमखंड की पहचान के लिए 2 महत्वपूर्ण फोटो खींचे गए थे, जो उसके आकार और स्थिति को दर्शाते हैं। ये फोटो टाइटैनिक के टकराने के समय के महत्वपूर्ण संकेत थे। ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स हर साल हजारों हिमखंड बनाते हैं, लेकिन उनमें से केवल 1% ही अटलांटिक महासागर तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया हिमखंडों के जीवन चक्र को समझाने में मदद करती है। टाइटैनिक की दुर्घटना के बाद 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना की गई। यह संगठन समुद्र में हिमखंडों की निगरानी और जानकारी का प्रसार करता है। टाइटैनिक के निर्माण के बाद एक समान टाइटैनिक 2 का निर्माण किया गया है, जो उसी मार्ग पर यात्रा करेगा। यह 2400 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा। साल्टाना स्टीमबोट त्रासदी 1865 में हुई थी, जिसमें 2000 से अधिक लोग सवार थे। यह घटना टाइटैनिक से भी अधिक भयानक थी, लेकिन कम लोग इसके बारे में जानते हैं। 2002 में लुला फेरी का एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई यात्री मारे गए थे। खराब मरम्मत और अधिक यात्रियों के कारण यह दुर्घटना हुई। आर्कटिक जहाज की भव्यता और इसकी निर्माण प्रक्रिया ने इसे सबसे बड़ा जहाज बना दिया था, लेकिन यह अंततः इसकी सुरक्षा के लिए घातक साबित हुआ। दुर्घटना के बाद सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए जन दबाव बढ़ा, जिससे भविष्य में समुद्री यात्रा की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। इस दुर्घटना के बाद समुद्री कानून में सुधार करने के लिए कई सालों तक संघर्ष चला, जिसमें पर्याप्त जीवन नौकाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया। आजकल के जहाजों में जलवायु और बर्फ के पहाड़ों से निपटने के लिए बेहतर तकनीकें उपलब्ध हैं। ये तकनीकें जहाजों की सुरक्षा को बढ़ाती है। टाइटैनिक की दुर्घटना के बाद सुरक्षा मानकों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब आधुनिक जहाजों में अधिक जीवन रक्षक उपकरण और प्रशिक्षित क्रू होता है। हाल के शोधों से यह पता चला है कि टाइटैनिक की दुर्घटना का मुख्य कारण आग थी, न कि बर्फ के पहाड़। इससे सुरक्षा उपायों के महत्व पर जोर दिया गया है। रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल विश्व का सबसे बड़ा क्रूज लाइन है, जो 2018 में 19% क्रूज मार्केट का हिस्सा रखता है। इसकी विशालता और विभिन्न वर्गों के जहाजों के साथ यह यात्रियों को अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। वंडर ऑफ द सीज जहाज में केंद्रीय पार्क, बोर्डवॉक और मनोरंजन क्षेत्र जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ये स्थान यात्रियों को कई गतिविधियों और आरामदायक अनुभव का आनंद लेने का अवसर प्रदान करते हैं। वंडर ऑफ द सीज का निर्माण 2018 में हुआ था और यह विश्व का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है। इसका आकार, सुविधाएं और यात्री क्षमता इसे अद्वितीय बनाते हैं। टाइटैनिक के डूबने के बाद एक जर्मन जहाज ने एक बर्फ के पहाड़ को देखा, जिस पर लाल रंग का पेंट था। यह संकेत था कि कोई जहाज बर्फ के पहाड़ से टकराया था। बर्फ के पहाड़ को देखने वाले एक अन्य व्यक्ति ने भी इसकी तस्वीर खींची, जिसने पुष्टि की कि यह क्षेत्र में एकमात्र बर्फ का पहाड़ था। 2015 में बर्फ के पहाड़ की एक तस्वीर नीलामी में $32,000 में बिकी, लेकिन विशेषज्ञ अभी भी इसकी पहचान को लेकर असमंजस में है।